नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं जो आरओ और पीसीएस में निबंध के रूप में या फिर यूपीएससी में निबंध के रूप में आ सकता है। ठीक है, तो यह है भारत की जो वैश्विक नीति है उस पर जो निबंध आ सकता है उससे संबंधित हम आज हिंट पर बात करेंगे, हिंट देंगे आपको। ठीक है, और इसे थोड़ा पढ़ेंगे, विस्तार से चर्चा भी करेंगे इस पर। ठीक है, तो देखते हैं इसकी निबंध की हम शुरुआत कैसे करते हैं। सबसे पहले किसी कोट से या किसी महान व्यक्ति के वाक्य से हम चर्चा करते हैं शुरुआत निबंध की। ठीक है, तो वो अच्छा निबंध माना जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान, उनके एक कोटेशन वाक्य को यहाँ पर शुरुआत में लिखा है। तो यह है, भारत अब वेटिंग रूम में नहीं है, वॉर रूम में है। वह नीतियों का पालन करता नहीं, निर्माता बन रहा है। ये बहुत गहरी बात है और इसमें एक एक शब्द में बहुत ही गहरी बात छिपी हुई है। मतलब भारत अब वेटिंग रूम में नहीं है, वॉर रूम में है। मतलब पहले जो है हमारे भारत की जो सरकारें थीं या भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, दूसरे देश या दूसरे संगठनों पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो थे उन पर निर्भर रहता था, उनकी नीतियों का पालन करने वाला था। वह अब जो है वार रूम में आ गया है। मतलब खुद अपनी रणनीति तैयार करता है और खुद जो है उनका पालन करता है, वह किसी के दबाव में नहीं आता अब। ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, रूस हो या यूएनओ हो। ठीक है, या फिर बड़ी बड़ी जो संगठन हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के संबंधित जो बड़े बड़े संगठन हैं उनसे संबंधित, या जैसे सार्क है या अन्य जो संगठन हैं उनके दबाव में नहीं आता। वह खुद के नियम बनाता है और उनका पालन करता है, खुद की नीतियों पर वह अमल करता है, कार्य करता है। तो वह नीतियों का पालन करता नहीं, निर्माता बन रहा है। ठीक है, तो इससे आपने ये समझा। ये कोट है और बहुत अच्छा रहता है। किसी भी जो है निबंध को शुरुआत में कोट से सजा देते हैं तो उसकी जो प्रासंगिकता है या उसका जो महत्व है वो बहुत बढ़ जाता है। एग्जामिनर को बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और वह नंबर भी देता है। ठीक है, इस बात पे आगे देखते हैं। भारत में विश्व में भारत का बदलता स्वरूप, अब ये हेडिंग है, हेडलाइन है। तो ये शुरुआत है। एक तरह से हम शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, इसलिए हमने शॉर्ट में ये पीडीएफ तैयार किया है। ठीक है, तो विश्व में भारत का बदलता स्वरूप यह है। 21वीं सदी के तीसरे दशक में भारत केवल जनसंख्या, संस्कृति या अर्थव्यवस्था के बल पर नहीं, राजनयिक नेतृत्व और नीति निर्धारण के स्तंभ के रूप में उभर रहा है। ठीक है, इस युग का एक बड़ा सूत्रधार बना है। जो मोदी सरकार की जो नीति हैं या उनका नेतृत्व है, ये इसका बड़ा सूत्रधार बना है। ठीक है, आगे देखिए। कूटनीतिक परिवर्तनशील शैली जो है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी से थिंक ग्लोबल पॉलिसी तक। ठीक है, ये दोनों ही भारत की सोच हैं और भारत की नीतियां हैं, रणनीति है। तो मोदी युग की जो कूटनीतिक पारंपरिक गुटनिरपेक्ष सोच से आगे बढ़कर सर्व के साथ और सर्व के हित में, मतलब सबके साथ, सबका साथ सबका विकास जो बोला जाता है उसी को सर्व, मतलब संस्कृत में है शब्द। ठीक है, तो सर्व के साथ सर्व के हित में, मतलब सबके साथ में हम नीतियां बनाते हैं, सबके साथ में मिलकर चलते हैं और सबके हित में हम नीतियां बनाते हैं। पहले हम नेहरू युग में गुटनिरपेक्ष पे अमल करते थे। ठीक है, गुटनिरपेक्ष पे हम विश्वास रखते थे, लेकिन अब हम सबका साथ सबका विकास नीति पर जो है पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये नया भारत इसीलिए बोला जाता है। तो इसकी नीति पर आधारित ये मोदी युग की कूटनीतिक जो पारंपरिक गुटनिरपेक्षता से बढ़कर आगे रही है ये नीति। ठीक है, अब इससे संबंधित हम नीति और उनके विवरण देख लेते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो एक तरफ है नीति और दूसरी तरफ है उसका दृष्टिकोण या विवरण। ठीक है, तो
हमारी एक नीति है भारत सरकार की, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें जो सार्क कंट्रीज हैं, बिम्स्टेक है, इनमें सक्रिय भागीदारी नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश से रणनीतिक संबंध स्थापित किए हैं भारत ने। नेबरहुड फर्स्ट, जो हम पड़ोसियों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, ठीक है, तो उसका हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा भी होता है, ठीक है। दूसरा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इससे आसियान देशों के साथ में आर्थिक और रणनीतिक सहयोग स्थापित हुआ है, ठीक है। अगली नीति देखिए, एक्सटेंडेड नेबरहुड, इसमें है मध्य एशिया, खाड़ी और अफ्रीकी देशों के साथ में भारत का जो है सहयोग बढ़ा है, ठीक है। और अगली है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रूस, अमेरिका, फ्रांस जैसे विरोधी खेमों से भी संतुलित संबंध है। आज हम जो है अमेरिका से भी अपना व्यापार करते हैं, रूस से भी करते हैं, फ्रांस से भी करते हैं, चीन से भी करते हैं, जापान से भी करते हैं, जबकि अमेरिका चाहता है रूस से हम व्यापार ना करें, चीन से व्यापार ना करें, लेकिन हम सबके साथ में संतुलन बनाते हुए अपना संतुलित जो संबंध कायम किए हुए हैं और व्यापार भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आज के युग की पॉलिसी है, ठीक है। आगे देखिए, वैश्विक मंचों पर भारत की भागीदारी, इससे संबंधित है। G20 2023 की अध्यक्षता भारत ने की, ठीक है। और इसका जो है परिणाम क्या रहा, वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ में ग्लोबल साउथ की आवाज़ बना भारत, ठीक है। मतलब अपनी एक धाक स्थापित की, इसके माध्यम से भारत ने G20 की अध्यक्षता दिल्ली में की गई थी, ये 2023 में। अगला है UNGA की अध्यक्षता। UNGA में हमारा जो है महत्वपूर्ण स्थान है। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, स्वास्थ्य पर मजबूत जो वक्तव्य भारत ने दिए, तो उनका भी भारत ने, मतलब मोदी सरकार ने या मोदी जी ने जो वक्तव्य दिए, उनका बहुत गहरा प्रभाव रहा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगला है ब्रिक्स और SCO, वैकल्पिक वैश्विक आर्थिक मॉडल की ओर भारत का झुकाव बढ़ा है, ठीक है। अगला है क्वाड और I2U2 देशों के साथ में जो हमारा सहयोग चल रहा है, वो हिंद प्रशांत सुरक्षा में भारत की भूमिका को उजागर करता है। अगला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो जलवायु नेतृत्व में भारत की अग्रणी भूमिका है और हम जो है संपूर्ण विश्व का इस क्षेत्र में नेतृत्व भी कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत की वैश्विक कूटनीति बहुपक्षीय यानी मल्टीलेटरलिज्म और जलवायु नेतृत्व और आतंक विरोध यानी आतंकवाद के विरोध जैसे आयामों में स्पष्ट झलकती है कि हम बुराई से दूर हैं और अच्छाइयों के पक्ष में हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगली हेडिंग है भारत संकटों में समाधान करता, क्राइसिस मैनेजर टू ग्लोबल पार्टनर। इसमें क्या है, जैसे कोविड-19 2019 में कोविड-19 नामक संकट आया संपूर्ण विश्व में, तो उसमें वैक्सीन मैत्री अभियान चलाया। 150 प्लस देशों के लिए हमने टीके भेजे अपने यहाँ के, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो बनी हुई वैक्सीन थी, स्वदेशी वैक्सीन, उसको हमने 150 से अधिक देशों के लिए पहुँचाया। अगला है भारत यूक्रेन युद्ध में भारत की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोनों पक्षों को समझाने में, संवाद करने में। तो भारत का संतुलित रुख रहा है, किसी एक पक्ष में हमारा जो है झुकाव नहीं रहा, हमने संतुलित रूप से बातचीत की है। अगला है अफगान संकट, मानवीय सहायता, UNHCR, ठीक है, वह भारत का सहयोग, ये आपने भी देखा होगा, खबरों में पढ़ा होगा। अगला है खाद्य संकट, भारत ने गेहूं चावल निर्यात पर करके अफ्रीकी देशों की मदद की। भारत अब केवल समस्या का शिकार नहीं, समाधानकर्ता बन रहा है, ठीक है। तकनीकी और जलवायु नेतृत्व, इन क्षेत्रों में भी हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है संपूर्ण विश्व में। तो क्लाइमेट लीडरशिप, इसमें ISA, लाइफ अभियान, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इनमें हमारी महती भूमिका है, ठीक है। डिजिटल डिप्लोमेसी,
इसमें यूपीआई, कोविन आदि को वैश्विक मॉडल बनाया है मोदी सरकार ने। ठीक है, या हम निबंध लिख रहे हैं तो हम किसी एक पक्ष में न रहकर सरकार का नाम लेंगे। ठीक है, आगे स्पेस डिप्लोमेसी, इसमें साउथ एशिया सैटेलाइट विकासशील देशों को सहयोग प्रदान किया है। ठीक है, और एआई एंड सेमीकंडक्टर मिशन, इसमें वैश्विक टेक संगठन में सहभागिता है। जैसे हमने अनेक इसके अंतर्गत अनेक सैटेलाइट भी छोड़े हैं कई देशों के, अपने जो स्पेस एजेंसी है उसके स्टेशन से, या उसके जो सैटेलाइट हैं या जो रॉकेट लॉन्चर हैं उनसे हमने अनेक जो है सैटेलाइट भी छोड़े हैं। और एआई के क्षेत्र में भी हम बहुत ही अच्छा कदम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए 21वीं सदी भारत की होगी, यह भविष्यवाणी अब महज एक विचार नहीं है। मतलब 21वीं सदी जो है वो भारत की होगी, मतलब भारत की इसमें अग्रणी भूमिका रहने वाली है और उसे नेतृत्वकर्ता के पद पर रहना है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी परंपरागत गुटनिरपेक्षता से आगे बढ़कर एक दृढ़, निर्णायक और मूल्य निर्धारित वैश्विक रणनीति अपनाई है, जिससे आज भारत न केवल विश्व रणनीति में भागीदार है बल्कि नीतिगत नेतृत्वकर्ता, पॉलिसी शेपर भी बन चुका है। ठीक है, आज हम विश्व के लिए नीति बनाने वाले बन चुके हैं, पहले हम दूसरों की नीतियों का पालन करते थे। आगे देखिए भारत की वैचारिक परिवर्तनशीलता गुटनिरपेक्षता से ग्लोबल गाइड तक, ये हेडिंग है, हमारी हेडलाइन है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM जो नेहरू जी के टाइम पे था, के बाद में लंबे समय तक भारत की विदेश नीति रक्षात्मक व प्रतिक्रियात्मक रही। बार बार हमने चीन से और पाकिस्तान से अपना डिफेंस किया है, बचाव किया है, रक्षा की है, बार बार युद्ध भी झेले हैं। तो इस प्रकार की हमारी वो रही है विदेश नीति। परंतु अब भारत ने एक्ट ईस्ट, नेबरहुड फर्स्ट और सागर थिंक वेस्ट जैसी बहुआयामी रणनीति अपनाई है। ठीक है, भारत अब पश्चिम और पूर्व के बीच संतुलन बिठाने वाला सेतु बन गया है। मतलब पश्चिम और पूर्व, मतलब जैसे पूरे विश्व को दो भागों में बांट दीजिए, ये पूर्व ये पश्चिम। ठीक है, यहाँ पे है भारत। ठीक है, अब भारत जो है पूर्व के लिए यानी यूरोपीय देशों के लिए, अफ्रीकी देशों के लिए, अमेरिकी देशों के लिए, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ अफ्रीका, यहाँ अमेरिका, यहाँ यूरोप, ये एशिया, ये ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के बीच में संतुलन बिठाने वाला देश बन गया है भारत। ठीक है, अब आगे देखिए भारत अब पश्चिम और पूर्व के बीच संतुलन बिठाने वाला बन गया है। उदाहरण यूक्रेन और रूस का जो युद्ध था उसमें भारत की संतुलनकारी रुख रखा है। ऊर्जा, हथियार और वैश्विक दबावों के बीच आत्मनिर्भर निर्णय लिया है। ठीक है, आगे देखिए अगली हेडिंग है विश्व मंचों पर भारत की भूमिका, फ्रॉम पार्टिसिपेशन टू पार्टनर पाथ मेकर, मतलब रास्ता बनाने वाला। तो G20 की अध्यक्षता 2023 में ऑन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम के साथ में ये अध्यक्षता की भारत ने। मतलब संपूर्ण पृथ्वी एक है, वो सब हमारा परिवार है और हम सब का एक ही फ्यूचर है। मान के चलो कोई बड़ी वैश्विक आपदा आती है तो सब पूरे एक परिवार की तरह से सब पर व्याप्त हो गई। ठीक है, जैसे एक परिवार पर कोई आपदा आती है या परिवार के किसी एक व्यक्ति पर आपदा आती है तो वो संपूर्ण परिवार पर मानी जाती है। इसी प्रकार के अगर दुनिया के किसी एक देश पर कोई किसी प्रकार का संकट उत्पन्न होता है तो वो संपूर्ण विश्व पर ही संकट माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस थीम का ये मतलब है। आगे देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मतलब जलवायु के क्षेत्र में, मतलब कार्बन क्रेडिट या जलवायु परिवर्तन से हम निजात पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
सौर ऊर्जा का नेतृत्व कर रहे हैं। जलवायु नेतृत्व में भारत की अग्रणी पहल है इसमें। ठीक है, अगला है ब्रिक्स एससीओ दक्षिणी गोलार्ध की आवाज़ बनी है भारत के नेतृत्व में या भारत के सहयोग से। क्वाड और I2U2 रणनीतिक संतुलन और आर्थिक गठबंधन। यूएन पीस कीपिंग में सबसे अधिक सैनिक देने वाला देश भारत बना है। मतलब दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए यूएन जो है दुनिया भर से सैनिक इकट्ठा करता है दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, तो वहाँ पर सबसे अधिक सैनिक देने वाला देश जो है वो भारत ही है। ठीक है, अब यूपीएससी दृष्टिकोण, भारत अब बहुपक्षीय स्थानों में केवल भागीदार नहीं, दिशा निर्धारक की भूमिका निभा रहा है। भारत न केवल वैश्विक समस्याओं का समाधान सुझा रहा है बल्कि उन्हें अपने मॉडल द्वारा जी भी रहा है। G20 थिंक 2023 ये भारत की अध्यक्षता में वाक्य प्रयोग किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये बहुत ही गहरा वाक्य है। ठीक है, आगे देखिए, वैश्विक संकट में भारत का उत्तरदायित्व। भारत आशा की किरण, यानी दुनिया के लिए भारत जो है एक आशा की किरण के रूप में विभिन्न संकटों के समय में उभरा है। जैसे कोविड के समय पे कोविड वैक्सीन मैत्री में 150 से अधिक मुफ्त देशों के लिए मुफ्त टीके दिए गए। ठीक है, 150 से अधिक देशों के लिए मुफ्त में टीके दिए भारत ने। अफगानिस्तान और श्रीलंकाई संकट, मानवीय सहायता इन देशों में पहुंचाई हमने जब वहाँ पे संकट उत्पन्न हुए। जैसे अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, श्रीलंका में सेना ने अपना वो कायम कर लिया, तो वहाँ पे जो है भारत ने मानवीय सहायता पहुंचाई। खाद्य संकट, यूएन के साथ मिलकर भूख पीड़ित अफ्रीकी देशों की मदद की है भारत ने। अब भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में आ चुका है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में, विशेषकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में। नेतृत्व का नैतिक पक्ष, वसुधैव कुटुंबकम की व्यवहारिकता, मतलब जो हम वाक्य बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसकी व्यवहारिकता क्या है, वास्तविक जीवन में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो मोदी युग की नीति में केवल कूटनीतिक चतुराई नहीं, नैतिक विवेक भी निहित है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, वैश्विक डिजिटल विभाजन जैसे मुद्दों पर भारत ने न्यायपूर्ण और सर्वहितकारी रुख अपनाया है। उदाहरण के लिए ग्लोबल साउथ के लिए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ सम्मेलन में और G20 में अफ्रीकी संघ की सदस्यता दिलाना। अफ्रीकी संघ को हमने यानी भारत ने सदस्यता दिलाई। भारत का नया रणनीतिक दृष्टिकोण, रियलिज्म विद आइडियलिज्म, मतलब वास्तविकता क्या है और आइडियोलॉजी क्या है। चीन से सीमा विवाद के बावजूद व्यापार और कूटनीतिक संतुलन, मतलब चीन से हमारा विवाद भी हुआ डोकलाम पे, जो सीमा विवाद हुआ चीन के साथ में, उसके बावजूद भी सैनिकों में झड़प होने के बावजूद भी हमने चीन के साथ में व्यापार और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा है। अमेरिका और रूस दोनों से स्वायत्त परस्पर सहयोग स्थापित किया है। डिफेंस इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर, AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी में वैश्विक साझेदारियों का निर्माण किया है। निष्कर्ष क्या है? भारत विश्वगुरु नहीं, वैश्विक भागीदार। निष्कर्ष है भारत विश्वगुरु नहीं, वैश्विक भागीदार है। भारत अब शक्ति प्रदर्शन नहीं, शक्ति संतुलन की रणनीति पर काम कर रहा है। हम शक्ति प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते, अब शक्ति का संतुलन कायम करने में विश्वास रखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम और कर्तव्यम परमम तपः जैसे भारतीय मूल्यों को नीति में उतारते हुए भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि नेतृत्व सिर्फ सैन्य और आर्थिक शक्ति से नहीं, मूल्य, विवेक, दायित्व और दूरदृष्टि से प्राप्त होता है। आप इन दोनों जो कोट्स हैं उनको भी अपने निबंध में डाल सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन नहीं, शक्ति संतुलन, ये
दूसरा वसुधैव कुटुंबकम और तीसरा कर्तव्यम परमम तपः। ये अलग अलग 3 वाक्य हैं, ठीक है, और तीनों ही अपना अपना विशेष महत्व रखते हैं, ठीक है। ये आपके निबंध में चमक स्थापित करेंगे और आपको नंबर दिलाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, भारत अब कोई पीछे खड़ा राष्ट्र नहीं, बल्कि नीति निर्माण की मेज पर बैठा हुआ एक निर्णायक है। विश्व आर्थिक मंच WEF की रिपोर्ट जो 2023 में थी, मतलब WEF ने अपनी 2023 की रिपोर्ट में कहा कि भारत अब किसी देश के या किसी संगठन के पीछे नहीं खड़ा है, किसी कतार में नहीं खड़ा है, बल्कि वह नीति निर्माण की मेज पर, मतलब जहां नीतियां बनाई जाती हैं उस मेज पर बैठा हुआ एक निर्णायक भूमिका में है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है और इसे आप कोट कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली आपका निबंध बनेगा इससे। आगे देखिए, मोदी युग में भारत ने न केवल अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, बल्कि दूसरों की आवाज़ बनने का भी साहस दिखाया हुआ। जैसे दक्षिण जो अफ्रीकी देश हैं उनको स्थान दिलाना, उनकी आवाज़ को बुलंद करना, उनके लिए भूख पीड़ा और जो है आपदाओं से निपटने के लिए दुनिया में आवाज़ उठाना, कार्बन क्रेडिट के लिए दुनिया को सजग करना, तो इस प्रकार के जो है आवाज़ को बुलंद करना भारत ने अब सीख लिया है, ठीक है। यह नेतृत्व का युग है जहां भारत दिशा नहीं मांगता बल्कि दिशा दिखाता है, ठीक है। तो ये आपका एंड होगा, ये बहुत ही प्रभावशाली एंड हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा। आप चाहो तो इसमें से कुछ वाक्यों को, कुछ कोट्स को, कुछ नीतियों को जहां आपको महत्वपूर्ण लगे उनको ले सकते हैं, अपने हिसाब से निबंध लिखिए, ठीक है। ये केवल एक प्रारूप रूप में आपको दिखाया गया है, केवल फॉर्मेट के रूप में आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो आप इन्हें पढ़ के, ठीक है, समझ के, जो हमने गाइड के रूप में प्रदान किया है उन्हें समझ के और आप उसमें अपने निबंध में लिख सकते हैं और प्रभावशाली बना सकते हैं, ठीक है। और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे RO हो, समीक्षा अधिकारी, या PCS हो, या फिर UPSC ही क्यों ना हो, सब में ये बहुत ही अच्छा निबंध बनने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली किसी अन्य कक्षा में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर अथवा सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। इससे हमें थोड़ा सहयोग मिलेगा और बने रहिए हमारे साथ में। जब तक हम नई वीडियो नहीं लाते तब तक हमारा सहयोग करते रहिए। जय हिंद।